हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे प्राचीन भारत की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें कि वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा, उसके समाज के बारे में पढ़ा। आज हम वैदिक साहित्य में जो उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। चलिए देखिए कि प्राचीन वैदिक आर्य पशुपालक थे। प्राचीन वैदिक आर्य पशुपालक थे। पशुपालन जो था उनका मुख्य व्यवसाय था, मतलब कि यहाँ पर कृषि पर कम ध्यान था, पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान था। ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गायें, भैंस, भेड़ें, बकरियाँ और घोड़े पालते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से अनेक साक्ष्य मिले हैं कि इनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। गो शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव होता है, जिसका अर्थ है गो। गो का अर्थ क्या है? गाय। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। और बेटी को क्या कहा जाता? दोहित्री। जो गाय का दूध दूहती है, मतलब गाय का दूध निकालती है, उसको दोहित्री बोला गया है, और धनी व्यक्ति को गोमत। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज करना, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, मतलब कि जो एक ऋग्वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था, कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंज हुए। ऋग्वैदिक काल तो हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल जो हमने पढ़ा था, कितना टाइम पीरियड था उसका? 1000 से 1500 से 1000, उसका 1500 से 1000 था। तो इसमें जो चीज़ें थी, फिर आया उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हो गए जो ऋग्वैदिक काल में थे। क्या सेम वहीं रीति रिवाज और परंपराएं शामिल थी, या फिर उनमें कुछ चेंज आया। तो इसका टाइम पीरियड है 600, 1000 से 600 ईस्वी। चलिए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में तो पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब आए 1000 से 600 ईस्वी तक, तो उसमें कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। खेती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़े जो थे बैल होते थे। भैंस को खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था। दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इंद्र देवता को इस काम में नया उपनाम कृषि का देवता बताया गया। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र को पुरंदर या फिर किलों को तोड़ने वाला बताया गया था, ऋग्वैदिक काल में जो ऊपर वाला टाइम पीरियड था। जबकि इस उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया है कि जो इंद्र है वो कृषि का देवता है, क्योंकि कृषि में ये हमारी सहायता करता है, हमें आशीर्वाद देता है, इसलिए कृषि का देवता बताया गया है। आगे देखिए कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का एक मुख्य तत्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे प्रयोग की शुरुआत होना। कि ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे के प्रयोग की जानकारी हो गई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग अयस नाम की जिस धातु से परिचित थे वह शायद तांबा या कांसा थी। उत्तर वैदिक काल में अयस के साथ श्याम या कृष्ण का विशेषण शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है काला, और इसे लोहे के संकेतक के रूप में जाना जाता था। मान सकते हैं हम कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया। अगला है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, जिसे उत्तर वैदिक साहित्य का माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी, बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे के प्रमाण का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। हमें याद रखना, यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में भारत के उत्तर पश्चिम भागों से अधिक वर्षा होती थी, जहां बाद में आर्य लोग स्थानांतरित हुए। वर्षा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था, जिनकी समाप्ति ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तांबे या पत्थर के औजारों से होना संभव नहीं था।
घने वर्षा वाले वनों का अच्छे ढंग से समाप्ति करने के लिए लोहे के औजारों ने काफ़ी सहायता की थी। घने वर्षा वाले जो वन थे उनको काटने के लिए जो है लोहे की कुल्हाड़ियाँ इत्यादि का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता था। लोहे के बने औजारों या उपकरणों के प्रयोग करने के प्रभावों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही ज्ञात हुए कि जब उत्तर वैदिक काल जो था वो ख़त्म होने की कगार पर था, तभी जो है लोहे के प्रयोग के ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। आगे देखिए ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक। अब फैमिली सिस्टम कैसा था यहाँ पर कि परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे कि विष या वंश बोला जाता था। एक से अधिक वंशों के समूह को क्या बोला जाता था? जन। कि एक से ज़्यादा अगर फैमिली वो रह रहे हैं तो उसको वंश, और एक से ज़्यादा अगर परिवार वहाँ पर रह रहे हैं तो वंशों के समूह को क्या बोला जाता था? जन या जाति। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। क्या थी? जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई। एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े हुए थे। किसी जाति के सदस्य का आधार उस जाति में जन्म लेना था, न कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होना। इस तरह भरत जाति के लोगों को भारत कहा गया कि जाति के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था कि उसने किस जाति में जो है जन्म लिया, ब्राह्मण में जन्म लिया या क्षत्रिय में या वैश्य में या शूद्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज बहुत ही साधारण और आमतौर पर सामंतवादी समाज था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे, मतलब कि ऐसा नहीं था कि जन्म से जब एक बच्चा कुम्हार के घर में जन्म ले रहा है तो वो घड़े बनाने का ही काम करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं था। वो अलग व्यवसाय अपना सकता था जन्म के आधार पर, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे, परंतु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थी। आर्य और अनार्यों में वर्ण व रंग भिन्नता का आधार था कि काले और गोरे रंग का भेदभाव ज़्यादा था। आर्य लोग जो थे वो गोरे थे, जबकि जो गैर आर्य या फिर अनार्य या देशज थे वो सांवले रंग के थे और अलग भाषा का प्रयोग करते थे। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्य वर्ण या फिर दास वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। यहाँ दास शब्द का उपयोग उस समूह के लोगों के लिए किया गया है जो ऋग्वैदिक लोगों से अलग थे। बाद में दास का अर्थ गुलाम या सेवक के रूप में माना जाने लगा। अब जो ये अष्ट विवाह है जो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बार इन विवाहों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लीजिएगा। पहला है ब्रह्म विवाह कि समान वर्ण में विवाह कन्या का मूल्य देकर, मतलब कि ब्रह्म विवाह कौन सा हुआ जिसमें कि ब्राह्मण जाति की लड़की और ब्राह्मण जाति का अगर लड़का, उन दोनों का अगर सेम जाति में शादी हो जाती है तो उसको ब्रह्म विवाह बोला गया है। अगला है दैव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह करना दक्षिणा के साथ, कि कोई जो ब्राह्मण है उसमें जो यज्ञ करता है, पुरोहित है कोई, उसके साथ अगर अपनी बेटी की शादी करते थे लोग तो उसको देव विवाह बोला जाता था। दक्षिणा देते थे साथ में लड़की को। अगला है आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर जो है एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, कि लड़के वाले जो है कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान करते थे और लड़का लड़की की शादी हो जाती थी। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर में विवाह, मतलब कि कोई अच्छा लड़का देखकर, योग्य लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी करना जिसमें कि कोई लेन देन नहीं होता था। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, यह निकृष्ट माना जाता था। जैसे कि राजा दशरथ और केकई का विवाह ऐसे ही हुआ था। असुर विवाह था कि राजा दशरथ ने केकई को खरीदा था। निकृष्ट मतलब गलत विवाह माना जाता था ये। गंधर्व विवाह, प्रेम संबंधों के आधार पर, मतलब कि आज के टाइम की लव मैरिज, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। सातवां आपका है राक्षस विवाह, कि पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, कि जो राजा हार गया है उससे जीता हुआ राजा जो है उसकी पत्नी से या बहन से या पुत्री से जो है इच्छा के विरुद्ध शादी करता था। अगला है पैशाच विवाह, यह विवाह प्राय जो है विश्वासघात द्वारा होता था। देखिए 8 प्रकार के विवाहों को दिया गया है, जिसमें से जो है ऊपर वाले 4 विवाह जो है ना, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह या प्रजापति विवाह, इनको ही अच्छा माना जाता था।
स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह या प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे, मतलब कि ये विवाह जो है ब्राह्मण ही कर सकते थे। असुर विवाह केवल वैश्य या शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। असुर विवाह कौन सा? ये जो कन्या को माता पिता से खरीद लिया जाता था, ये वैश्य में होता था। जबकि शूद्र में गंधर्व विवाह, मतलब कि लव मैरिज जो थी वो इसमें क्षत्रियों में होती थी, जो कि दूसरा वर्ग था हमारी जाति का। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र जो है वो परिवार का रक्षक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है काफ़ी, कि जो है पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत किस में बताया गया है, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। अगला है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 4 विवाह प्रशंसनीय और 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय तो ये हो गए, ब्रह्म विवाह हो गया, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ये मनुस्मृति में मिलता है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कहाँ दिया गया है? मनुस्मृति में। अब ये देखिए कि जो राजा था उस समय, कि पूर्व में जो राजा शासन करता था उसको क्या बोला जाता था? उसको सम्राट। पश्चिम में शासन करने वाले राज्य को क्या बोला जाता था? सवराट। जो उत्तर में राजा गद्दी पर बैठा होता था उसको विराट बोला जाता था। दक्षिण में जो राजा बैठा होता था उसको भोज बोला जाता था। और जो मध्य प्रदेश, मतलब बीच वाले क्षेत्र पर जो शासन करता था उसको राजा बोला जाता था। याद रखना बच्चे, पूर्व में सम्राट है, पश्चिम में सवराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, और जो बीच में शासन करता था उसको राजा बोला जाता था। यहीं पे हम दिखाया भी गया है। ये प्रमुख संस्कार देख लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन। 16 संस्कार हैं, 8 प्रकार के विवाहों के प्रकार हैं। पहला आपका है गर्भाधान, कि नर नारी का मिलन गर्भ धारण हेतु, तो ये गर्भाधान हो गया। पुष्पवन क्या होता था? कि गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार या फिर जो यज्ञ करवाया जाता था उसको पुष्पवन बोला जाता था। सीमंतोन्नयन क्या था? गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु, कि उसका दिमाग तेज हो, उसकी बुद्धि तेज हो, इसके लिए सीमंतोन्नयन जो है संस्कार या फिर यज्ञ हवन करवाया जाता था। अगला है आपका जात कर्म, कि शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का जो क्रम था उसको जात कर्म बोला जाता था। अगला आपका है नामकरण, कि शिशु का नामकरण था उसको नामकरण यज्ञ बोला गया है। 6 आपका है निष्कर्मण, कि ग्रह से बाहर लाने का कर्म, मतलब शिशु के माता या मामा के द्वारा, कि बच्चे को जब जन्म के बाद पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता था तो उसको निष्कर्मण बोला गया है। अगला है अन्नप्राशन, मतलब कि अन्न आदि चटाने का काम, कि सबसे पहले बच्चे के मुंह में अनाज देना क्या था? ये अन्नप्राशन था। अगला है चूड़ा कर्म या मुंडन, कि केस मुंडन का कर्म केवल बालकों तक सीमित, कि जब छोटे बच्चे के बाल जो होते हैं उनको जब पहली बार उतरवाया जाता है तो उसका जो फंक्शन था उसको बोला गया है चूड़ा कर्म या मुंडन। कर्ण छेदन, की पहली बार बच्चे के कान छीनने का कर्म। अगला है विद्यारंभ, बच्चे गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का जो रिवाज था उसको विद्यारंभ बोला जाता था। अगला है उपनयन। उपनयन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि उपनयन क्या था? उपनयन क्या था? कि जनेऊ जो होते हैं ना, सीधे चप्पल से, अलग से चप्पल से पहनकर पैरों में धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना, कि अपनी शिक्षा प्राप्ति में प्रवेश करना, कि शिक्षा प्राप्त करना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, उसको उपनयन संस्कार बोला गया है। वेदारंभ क्या है? वेद आरंभ करने का क्रम, की वेदों की पढ़ाई शुरू करना। समापवर्तन क्या है? कि शिक्षा पूरी होने पर मेघचरम, दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना, कि जब बच्चा गुरु के पास आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्ति पूरी कर लेता था, जब वो घर को वापस लौटता था तो उसका समावर्तन संस्कार होता था। अगला है विवाह, कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना विवाह हो गया। वानप्रस्थ, 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर प्रस्थान करना। अगला है अंत्येष्टि, अंतिम दाह संस्कार। तो ये आपके 16 संस्कार हो गए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आगे आपकी स्मृतियाँ दी हुई है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति की कब से कब लिखी गई, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में। शासनकाल कब था, गुप्त काल से पहले लिखी गई, गुप्त पूर्वकालीन। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई जो कि 100 से लेकर 300 ईस्वी में लिखी गई, गुप्त पूर्वकालीन। अगला है नारद स्मृति जो कि 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी में लिखी गई, गुप्त काल में। आगे पढ़ेंगे हम इसको, गुप्त काल जब आएगा ना तब। आगे पराशर स्मृति, ये 300 से 500 ईस्वी के बीच लिखी गई, गुप्त काल में। अगला है बृहस्पति स्मृति, कब लिखी गई, 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसका बृहस्पति और पराशर स्मृति का टाइम पीरियड सेम ही है, ये भी गुप्त काल में लिखी गई। ज़्यादातर स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। लास्ट है हमारी कात्यायन स्मृति, ये 400 से 600 ईस्वी गुप्त काल में ही लिखी गई। याद रखना बच्चे, कई बार इनका ना टाइम पूछ लेगा फिर या ये पूछ लेगा कि इस स्मृति की रचना कब हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछा जाता है कि स्मृतियों को रचना के हिसाब से क्रमानुसार लगाइए। उल्ट पुल्ट दे देगा आपको बताना कि पहले मनुस्मृति लिखी गई या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी। तो इनका टाइम के अकॉर्डिंग इनको याद रखना कि पहले मनुस्मृति लिखी गई, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद नारद स्मृति, उसके बाद पराशर स्मृति, उसके बाद बृहस्पति स्मृति, उसके बाद कात्यायन स्मृति। मनुस्मृति के टीकाकार भी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में कि मेघातिथि मतलब टीकाकार मतलब कि मनुस्मृति के ऊपर और पुस्तकें लिखी इन्होंने इनके जैसी। इनमें जो इन्हें कुछ कमी लगी मनुस्मृति में, उनको थोड़ा सा रूप संशोधित करके थोड़ी सी अलग भाषा में, अलग विचारों में इसको लिखा। मेघातिथि ने, गोविंदराज, कल्लू भट्ट इन्होंने लिखा। ठीक है, आगे आपके आगे हैं प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल मुनि ने। इतना याद रख लेना, इसमें यही ज़्यादा पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि का है। न्याय दर्शन गौतम जी का है, सीधा गौतम याद रख लेना, अक्षपात मत याद करना चाहे। वैशेषिक दर्शन किसका है, कणाद का या उलुक का। पूर्व मीमांसा किसका है, ये जैमिनी का है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसका है, बादरायण या वेद व्यास का है। ठीक है, आगे देखिए। कि विवाह संस्था स्थापित हो चुकी जुड़वा भाई बहन यम व यमी की कहानी है, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋग्वैदिक काल में देखिए कि 2 प्रकार के विवाह ज़्यादा प्रचलन में थे, एक तो अनुलोम विवाह था, एक प्रतिलोम विवाह था। जो हमने अभी 8 प्रकार के विवाह पढ़े ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में थे। तो अनुलोम विवाह के जिसमें कि ऊंची जाति का तो पुरुष हो और नीची जाति की लड़की हो तो वो अनुलोम हो गया। प्रतिलोम विवाह कब होता कि पुरुष जो है ऊंची जाति का और जो कन्या है वो नीची जाति की हो। ऋग्वैदिक काल में क्षत्रिय, योद्धा, पुरोहित, पंडित और सामान्य व्यक्ति प्रजा के 3 वर्ग थे। शूद्र वर्ग जो है ऋग्वैदिक काल के अंत में अस्तित्व में आया, मतलब कि शूद्र वर्ग और ऋग्वैदिक काल में कम ही प्रचलन में था, इसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा हुआ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जातियों को 4 भागों में बांटा गया, वो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में या फिर शूद्र में। देखिए कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन। परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, तथापि इसके रचनात्मक ढांचे में थोड़ा चेंज आया। उत्तर वैदिक कालीन परिवार काफ़ी विशाल हो गए थे, जिन्हें कि संयुक्त परिवार मतलब कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम देखा गया है उत्तर वैदिक काल में। 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक ही साथ एक ही परिवार में रहते थे, क्योंकि यूपी के अतरंजी खेड़ा जहाँ से लोगों के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर जो है अहिछत्र एक जगह है, वहाँ पर चूल्हों की कतार मिली है। एक जगह पर एक घर में कई सारे चूल्हे मिले, इनसे पता चलता था कि यहाँ पर सामूहिक भोजन बनता था, विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था, तभी इतने चूल्हे एक ही घर में मिले हैं। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे। एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परस्पर विवाह जो है नहीं होते थे, एक ही कास्ट में विवाह नहीं होते थे, मतलब कि ब्राह्मणों का ब्राह्मण के साथ विवाह जरूरी नहीं था।
यद्यपि बहुपति प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, परंतु एक पत्नी विवाह को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता था। अगला आपका है कि वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था कैसी थी, कि आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी। जन इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था, जिसे कि राजन कहा जाता था। इस प्रमुख का मुख्य काम जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना था। वैदिक काल में संस्थाएं थी कि सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। हमने सभा, समिति और विदत के बारे में कल पढ़ा था पिछली वीडियो में, जिसमें बताया गया था कि सभा जो थी वो अमीर वर्ग की सभा, अमीर वर्ग के लोग उसमें भाग ले सकते थे, कि सामान्य लोगों का प्रवेश उसमें वर्जित था। जबकि समिति थी, समिति में सामान्य लोग भी भाग ले सकते थे। और विदत जो थी वो वृद्ध लोगों की सभा होती थी। अभी देखिए वैदिक संस्कृति में और हड़प्पा संस्कृति में एक डिफरेंस बताया, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वैदिक संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण, जबकि हड़प्पा कैसी थी, नगरीय या फिर शहरी। हड़प्पा के घर पक्के ईंटों से बने थे, जबकि वैदिक में घास या बांस के भवन बने थे। वैदिक काल में घोड़ा पालतू पशु था, जबकि घोड़े के बारे में हड़प्पा संस्कृति में कोई ज्ञान नहीं था। वैदिक में देवताओं को प्रधानता दी गई है, जबकि हड़प्पा काल में देवी की ज़्यादा पूजा की जाती थी, जैसे कि मातृ देवी की। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी, मतलब कि राजा की स्थिति अच्छी थी। हड़प्पा संस्कृति में राजतंत्र नहीं था, जबकि यहाँ पर गणतंत्रात्मक स्थिति थी। वैदिक काल में युद्ध या विद्रोह के साक्ष्य काफ़ी मिले हैं, जबकि हड़प्पा काल में युद्ध के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, न्यूनतम साक्ष्य मिले हैं। वैदिक काल में बाघ व हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि हड़प्पा काल में मोहरों पर, मतलब कि जो सिक्के होते थे, मोहरें होती थी, उन पर हाथी व बाघ का अंकन मिला हुआ है। वैदिक संस्कृति में समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, मतलब कि पिता घर का प्रधान या मुखिया होता था। हड़प्पा संस्कृति मातृसत्तात्मक थी, मतलब कि माता जो थी, माता के हाथ में घर की बागडोर होती थी, माता ही घर को संभालती थी, उसकी माता ही घर की मुखिया होती थी। वैदिक संस्कृति में संयुक्त परिवार होता था, जबकि हड़प्पा संस्कृति में संयुक्त परिवार से अपरिचित थे लोग, इनको जॉइंट फैमिली का मतलब नहीं पता था। आगे देखिए कि वैदिक संस्कृति में कृषि व पशुपालन था अर्थव्यवस्था का आधार, जबकि हड़प्पा संस्कृति में जो है उद्योग ज़्यादा थे। कृषि या पशुपालन पर जोर ज़्यादा नहीं था, उद्योग पर था, जैसे कि शिल्पकारी उद्योग हो गया, कोई मनके बनाने का उद्योग है, इन ऐसे इंडस्ट्रियल ज़्यादा काम होता था, क्योंकि शहरी थे ना वो सभ्यता। वैदिक काल में योग कर्मकांडों का प्रचलन था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा ज़्यादा होती थी, जबकि वैदिक काल में जो है यज्ञ वगैरह ज़्यादा किए जाते थे। हड़प्पा में यज्ञों का कोई महत्व नहीं था, यज्ञ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना गया, अघन्या बोला गया, जबकि हड़प्पा काल में पवित्र पशु कौन था, वो बैल था, वृषभ था। वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, कि जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई, जबकि हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने कास्टिज्म का सिस्टम पढ़ा ही नहीं, कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये सब उत्तर वैदिक काल में आकर शुरू हुए हैं। और वैदिक काल में पशुओं का मांस प्रिय था, जबकि हड़प्पा काल में मछली का मांस सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता था। वैदिक काल में इंद्र व वरुण का स्तुति काल, मतलब इंद्र और वरुण को काफ़ी फेमस देवता थे उत्तर वैदिक काल के, जबकि हड़प्पा काल में मातृ देवी की पूजा होती थी ज़्यादा, और या फिर शिव की पूजा होती थी, जो कि हमने पढ़ा था महापति शिव। ठीक है, एक ये फैक्ट भी देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, कि वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। नेक्स्ट, कि ईरान की धार्मिक पुस्तक जींद अवस्था में इस बात पर का संकेत है कि आर्य जो थे ईरान के रास्ते भारत आए थे। ये पूछा जा सकता है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा संकेत या जो फैक्ट है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो जींद अवस्था एक ग्रंथ है ईरान का, वहाँ से प्राप्त होता है।
आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे। जिनका प्रधान कुलपति कहलाता था, वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर जो है वो गांव बनता था, जिसका प्रधान की गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामणी। और अनेक गांवों को मिलकर क्या बनता था, विश। जैसे कि आज बनता है ना हमारा जिला, कि उस विश का प्रधान क्या था, विशपति। कुटुंब जो था, ग्रह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी। आगे देख ली कि अनेक विषों का समूह क्या था, कबीला कहलाता था। विष क्या हो गए, जिले। तो जिलों का समूह आज हमारे क्या कहलाता है, राज्य। तो आज जो जन या कबीला था उसकी कल्पना हम किससे कर सकते हैं, आज के राज्य से कर सकते हैं। और विष की कल्पना हम किससे कर सकते हैं, आज के जिलों से कर सकते हैं, जिला। और राज्य का प्रधान क्या कहलाता था, राजा या राजन या फिर गोप कहलाता था। अगला है कि जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही स्थापित हुई। कि जब वैदिक काल उत्तरार्ध मतलब कि उत्तर आधे से ज़्यादा जा चुका था, उस समय जो है राष्ट्र की अवधारणा आई। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, जो कि गांव का प्रधान था, रथकार, कर्मकार उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्निन कहा गया है। इनमें ग्रामीण जो था वो गांव का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था, परिवार। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। आर्य लोगों का विवाह जो है दास या दस्युओं के साथ निषिद्ध था। मतलब कि दास या फिर दस्युओं की नीचे जाति के साथ इनका विवाह नहीं होता था। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या माना जाता था, कृष्ण अयस्क बोला जाता था। इस समय राजा की पटरानी क्या कहलाती थी, महिषी। मतलब कि पटरानी मीन्स सबसे मेन रानी जो होती थी उसको महिषी बोला जाता था, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायक होती थी और सलाहकार के रूप में उसकी हेल्प करती थी, उसको सलाह देती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृद भांड भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये न तो पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही पूरी तरह शहरी थी। नेक्स्ट है कि इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मतलब कि सृष्टि के निर्माता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगला है कि पूषण जो था वो शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित थे। कि शूद्रों के देवता किसको माना जाता था, पूषण को। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी यज्ञ पूछा जाता है कि 5 महायज्ञ कौन से थे। कि सबसे पहला तो आपका है ब्रह्म यज्ञ, कि वेदों का पाठ कर ब्रह्मा की पूजा व स्मरण किया जाता था इस यज्ञ में। अगला है पितृयज्ञ, कि श्राद्धों तथा तर्पण द्वारा अपने पितरों की पूजा की जाती थी, कि जो मर चुके हैं परिवार में बूढ़े बुजुर्ग, उनकी पूजा की जाती थी। अगला है मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पवित्र अग्नि में घी व सुगंधित द्रव्यों का हवन किया जाता था, जैसे कि आज भी किया जाता है। अगला है भूत यज्ञ, कि भूतों को प्रसन्न करने हेतु भोजन अन्न द्वारा भूतों की पूजा की जाती थी। भूतों को राज्य करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। आगे देखिए, इसमें तो आप सिर्फ इतना याद रख लेना कि शिक्षा वेदांग है, उसकी रचना किसने की है, शौनक ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की है, बोधायन ने और आश्वलायन ने। व्याकरण पाणिनि ने लिखा है। निरुक्त महर्षि यास्क ने लिखा है। छंद किसने लिखा है, पिंगल ऋषि ने। और ज्योतिष की रचना किन्होंने की है, लगध मुनि ने। पूछा जाता है, यही पूछा जाता है इसमें किसकी रचना किसने की है। एक उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हुई थी। इस आश्रम व्यवस्था से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए, इसमें ये सारणी से आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए कि चारों आश्रम किसमें वर्णन मिलता है, तो ये जाबालो उपनिषद है। एक उपनिषद का नाम है जाबालो उपनिषद, उसमें मिलता है इनका वर्णन। सबसे पहला हो गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास।
ब्रह्मचर्य में ज्ञान की प्राप्ति होती थी, गृहस्थ में संसारिक जीवन व्यतीत किया जाता था, वानरप्रस्थ में जंगलों में जाकर ईश्वर का ध्यान किया जाता था और संन्यास जो है मोक्ष की हेतु तपस्या की जाती थी। ब्रह्मचर्य का वर्ष जो है 25 वर्ष तक, जिसमें कि वो ज्ञान प्राप्त करेगा, गुरु से शिक्षा लेगा। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 जो है वो विवाह करेगा, बच्चे उत्पन्न करेगा। उसके बाद वानप्रस्थ है, इसमें जो है 51 से लेकर 75 वर्ष तक वो ईश्वर जंगलों में जाकर ईश्वर में ध्यान लगाएगा, मतलब कि संसारिक जीवन को त्याग कर सिर्फ जंगलों में साधारण जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद 76 से 100 वर्ष तक जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हेतु तपस्या करेगा। ठीक है, आगे यज्ञ देख लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, यहाँ पर ये देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, कि मुखिया का पद राजा वंशानुगत पिता के बाद पुत्र बन गया था, कि जब एक राजा बनना हुआ है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बन सकता था। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैवीय होता है, मतलब कि देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया पद होता है। ये ब्राह्मणों मुखियाओं को इस प्रक्रिया में सहायता की थी। वाजपेयी और राजसूय जैसे राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड मुखिया का प्राधिकार स्थापित करते थे। जैसे जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई, जनप्रिय सभाओं के प्राधिकार कम होने लगे। मुखिया को प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति जीवित रही, परंतु विद्युत की समाप्ति हो गई और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो था वो सभा व समिति दोनों से खत्म हो गया। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। बस इसमें इतना ही था, जितना याद करने का इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको वैदिक काल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन 3 वीडियो में मैंने जो जो फैक्ट करवाए हैं आप उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। वहीं से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको वहीं टॉपिक पढ़ाए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।